Okay, thank you. चलिए, now we are starting with preamble. The very first and basic thing, what is preamble? होती क्या है? Anyone? Introduction. क्या क्या है preamble? Summary रट्टे लगा के आए हो आप लोग? Okay. ठीक है, ओके ओके ओके, गुड वन. सी, कोई ऐसा कोडिफिकेशन का सेट रूल नहीं है कि प्रेम्बल किसी लॉ की हो ही हो, बिना प्रेम्बल के भी हो सकता है कोई सेट ऑफ लॉ. लेकिन यूएस ने क्योंकि परंपरा शुरू कर दी थी, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 1787 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और जब उन्होंने बनाया तो एक प्रेम्बल अटैच कर दी थी. उसके बाद जितने कॉन्स्टिट्यूशन बने, इट बिकम्स अ कस्टम. सो इट्स अ कस्टमरी थिंग दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव अ प्रेम्बल. अदरवाइज ये लिटरेचर के फील्ड से आता है, तो ज्यादातर बुक्स की प्रेम्बल लिखी जाती है. कई बार आप बुक ओपन करें तो प्रीफेस आपको मिलता है, तो दैट टेल्स अबाउट द बुक, या फिर वो बुक लिखते वक्त राइटर के माइंड में क्या चल रहा था, उसने क्यों वो किताब लिखी है, उस सब के बारे में होता है. तो इंट्रोड्यूस किया जाता है बुक को, क्या, तो इट्स टाइप एन इंट्रोडक्शन. लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी नहीं है, यहां से तो बात शुरू होती है. क्या? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जैसे लिटरेचर के स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं पहले प्रेम्बल लिखी जाएगा, फिर मेन बुक लिखी जाएगी. हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, इसकी 3 रीडिंग भी हो गई, फिर किसी ने याद आया वो तेरी प्रेम्बल भी लिखनी चाहिए यार. अब अगला चैलेंज ये आया कि दुनिया के लेंथीएस्ट एंड बल्कीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की आप प्रेम्बल लिखेंगे कैसे? क्योंकि प्रेम्बल ये तो नहीं है ना कि अगर आपका 500 पेज का लॉ बुक है तो 250 पेज की आप प्रेम्बल लिख दें. इट शुड बी क्रिस्प, 2-3 स्टेंजास, दैट्स इट. तो फिर किसी सियाने ने स्कीम दी कि यार वो नेहरू साहब एक डॉक्यूमेंट लेके आए सी की ना सीगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. कहते यार आप ओनू ही चकते हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ एडिटिंग करते हैं, ठीक है, कुछ चैट जीपीटी जूपीटी पा के देख लो, जी चीज बनूगी प्रेम्बल बना देंगे. आपने याद इतना रखना है दैट इंडियन प्रेम्बल इज प्रमाइज्ड अपॉन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. प्रपोज्ड बाय whom? वेयर? इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या एज ए प्रेम्बल प्रपोज किया था? नहीं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे वो. तो क्या, कब प्रपोज किया था ये डॉक्यूमेंट? 13 दिसंबर 1946. 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था. जस्ट टू रिवाइज, क्लियर यहां तक? सो इट कम्स विद प्रेम्बल. जब भी आप देखते हैं तो लाइक इट इज अ कस्टम, इट इज रादर लाइक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज समरी और असेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड वन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी एमसीक्यू में पूछ चुकी है, दैट इट इज अ की टू अनरवल द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस लिख रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि यहां पे आप ऐसे ही वर्ड पढ़ेंगे आगे, सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी. तो मतलब अगर वो पार्लियामेंट बना रहे थे, पार्लियामेंट की डिफरेंट प्रोविजन बना रहे थे, तो उनके दिमाग में क्या था? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी चाहिए. तो बस एक चीज याद रखेंगे, इट ऑल्सो सर्व एज अ की टू रीड, टू ओपन, टू अनरवल द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स. क्या? ओके, देन आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस, अभी आगे देख लेंगे उसको. डीडी बासु साहब की एक कोट बहुत फेमस है, लाइक उनकी आप बुक पढ़ें तो प्रेम्बल वाले चैप्टर का नाम ही उन्होंने प्रेम्बल नहीं दिया. इट इज कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर यहां तक? तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं ना, इस प्रोविजन के बारे में किसी महान व्यक्ति ने क्या कहा है. जैसे एक वो बड़ा हम लोग रट्टा लगाते हैं दैट डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरह की चीजें कुछ कुछ याद करेंगे. क्या? नाउ फर्दर हमारा आगे का काम है प्रेम्बल को समझना, जिसके थ्रू हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, और इसके एंड में फिर किस तरह के क्वेश्चंस प्री में फॉर्म हो सकते हैं. क्लियर यहां तक? अच्छा, पहले बता दूं कि कमतर मत समझिएगा इंडियन प्रेम्बल को. कई बार ऐसा लगता है कि यार कैंट तो यूएसए वाले नहीं होनी, आप वो पढ़ाएंगे. नहीं, एक इंटरनेशनल स्टेचर के राइटर हैं अर्नेस्ट बाकर. उनकी
वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफीज के ऊपर एक बहुत सेलिब्रेटेड बुक है। वो बुक शुरू ही हमारी प्रेम्बल से होती है, और वो नोट लिखते हैं, की नोट के अंदर वो लिखते हैं कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, सोसाइटी में क्या वैल्यूज होनी चाहिए, अगर इसका सबसे बेहतर एग्जांपल देखना है, इंडियन प्रेम्बल पढ़िए। So it is considered one of the best written preamble ever. It is having total 85 words. Each word is having specific meaning, and it goes like, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now, अलग अलग टुकड़ों में इसको बांट के देख लेते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे हमारे साथी ने कहा था, ये बताता है कि पावर किसके पास है, सोर्स ऑफ पावर क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स इन अ डेमोक्रेसी दैट विल बी द पीपल। ज्यादातर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही शुरू होते हैं, वी द पीपल ऑफ यूएस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये लिखा जरूर, लेकिन उनको भी पावर कहां से आ रही है, चाहे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, बट हम क्या सपोजिशन लेके चलते हैं, दैट लोगों ने ही उनको पावर दी है। सो वी आर रियल सॉवरन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व। सोलमनली होता है पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। यह हिंदी का बड़ा एक अच्छा शब्द है, सत्यनिष्ठा, और फिर रिजॉल्व, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। तो हम भारत के लोग पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ, पूरे पक्के इरादे के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करना क्या चाह रहे हैं, वी वॉन्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, कैसा भारत बनाना चाहते हैं, एक ऐसा भारत जो सॉवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो पहले हिस्से में दिस इज आइडिया ऑफ इंडिया, भारत कैसा बनेगा। अगले स्टेंजा में जब आप एक ऐसा देश बना लेंगे तो इसके थ्रू आप करना क्या चाहते हैं, देन यू वांट टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। जब अंग्रेजों का राज था तो यार लोगों के पास सिक्योरिटीज नहीं है, तो हम लोगों को सिक्योर करेंगे, कैसे करेंगे, सर वी विल प्रोवाइड देम जस्टिस, एंड दैट इज क्वालिफाइड विद द वर्ड्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं कंप्लीट जस्टिस सिनेरियो। देन वी विल प्रोवाइड देम लिबर्टी, किस किस चीज की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। देन सभी को इक्वालिटी एटलीस्ट ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यहां लोगों की सिक्योरिटीज हो गई हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में लिखा था, दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ, पीपल्स एस्पिरेशन। आजाद भारत से लोगों को यही तो उम्मीदें थी कि यार सदियों से जस्टिस नहीं मिला है, जस्टिस देना भाई। जब देश ही गुलाम है तो लिबर्टी का आएगी। देन सर इक्वालिटी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उसके थ्रू डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, तो हमें ये सब चीजें चाहिए। जब ये इंश्योर हो जाएगा, फर्दर टू प्रमोट अमंग देम ऑल सिटीजन्स के बीच में क्या प्रमोट करेंगे, सर फ्रेटर्निटी, फीलिंग ऑफ वननेस। बट इस फ्रेटर्निटी के चक्कर में किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल की बात हो रही है यहां पर, एंड फर्दर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और फिर एंड क्लॉज कि हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं। डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इन वर्ड्स की मीनिंग और सिग्निफिकेंस समझते हैं। गिव मी एन आइडिया, व्हाट इज सॉवरेनिटी, संप्रभुता। गुड, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, गुड वन गुड वन।
Anybody else? What is sovereignty? You can share random thoughts. प्लीज मैं इस क्लास को वैसे नहीं कि है ना सरकारी टीचर की तरह आऊं और ब्लैक बोर्ड को पढ़ा के चला जाऊं. इस पर रिसोर्सफुल बनाते हैं. प्लीज शेयर द आइडियाज. एनीथिंग. व्हाट इज सॉवरेनिटी? संप्रभुत्ता. इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी सेम थिंग और डिफरेंट? डिफरेंट. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. देखिए यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वर्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त 1947 को हासिल कर चुके हैं, वो तो हो गया. ये उसके आगे क्या सिनेरियो डिफाइन कर रहा है. अब हम सॉवरन होंगे. दो लाइन में कहूं तो जैसा साथी ने कहा कि सॉवरेनिटी इंडिया अपने इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए और एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग के लिए किसी भी फॉरेन पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा. सो मच सो दैट कि किसी का डिक्टेट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमें अपने यहां पे SYL बनाना है नहीं बनाना हमारा मुद्दा, हम खुद सॉल्व करेंगे. हमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 5 किलो का देना है, ये हमारा डिसीजन है. हम फ्रांस से रफाल खरीदेंगे या इंग्लिश टाइफून खरीदेंगे, ये हम खुद डिसाइड करेंगे. कोई फॉरेन पावर, दैट मे बी US, UN, डिफरेंट ब्लॉक्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, हमें डिक्टेट नहीं करेगा. जैसे फारसी का एक बड़ा अच्छा शब्द है, उसको कहते हैं, मैं ही भूल गया, खुद मुख्तियारी. इस तरह का एक शब्द है, अपने डिसीजन लेने की खुद की कैपेसिटी होना. और फॉरेन डिक्टेट में आप डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे. क्लियर यहां तक? बेसिक, प्लेन एंड सिंपल. तो इंडिपेंडेंस और इसका क्या फर्क है? इंडिपेंडेंस ज्यादातर एक लीगैलिटी टर्म है. इंडिपेंडेंस एक्ट साइन हुआ, आप इंडिपेंडेंट हो गए, फॉरेन पावर रूल नहीं कर रहा. जस्ट सपोज ये हुआ करता कि आज भी आजादी के बाद जब हमारी लोकसभा राज्यसभा बिल पास कर देती तो इंग्लिश किंग के साइन होने जाते, प्रेसिडेंट के नहीं, तो हम सॉवरेनिटी नहीं क्लेम कर सकते. क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री इंडिपेंडेंस क्लेम कर रही हो, सॉवरेनिटी क्लेम कर रही हो, लेकिन वो सॉवरन ना हो? जैसे आज के टाइम में कहा जाता है कि सॉवरेनिटी इज अ मिथ, इतना ज्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है. जैसे पाकिस्तान के एक एग्जांपल समझते हैं. 2001 में WTC अटैक हुआ, याद है आपको? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे. दिस वाज द लार्जेस्ट अटैक ऑन अमेरिकन सॉइल टिल डेट. अब WTC अटैक हुआ, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा किसने किया? ओसामा बिन लादेन, अलकायदा. बोले पता करो कहां का है. बोले है तो सर सऊदी का, लेकिन आजकल अफगानिस्तान में छुपा हुआ है. ऐसा इंटेल को पता लगा. अब बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान से कांटेक्ट किया जहां पे थी तालिबान सरकार, मुल्ला उमर एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे एक बंदा तुम्हारे पास है, हैंड ओवर कर दो. मुल्ला उमर का जवाब पता है क्या था? दो बातें सुन. पहली बात, ओसामा हमारे पास है नहीं, और दूसरी, होता भी ना तुझे ना देते, जो होता है वो कर ले. मुल्ला उमर इज प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी. लेकिन अमेरिका को जवाब पसंद आया नहीं. अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, एंड दे ओपनली डिक्लेयर्ड इस वॉर में जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे दुश्मन हैं. इसके बाद ये तय था कि अफगानिस्तान बॉम्बार्ड किया जाएगा. लेकिन अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि आप सी के जरिए, या तब ड्रोन्स भी नहीं थे, आप इजीली बॉम्बार्ड कर नहीं पाएंगे. तो फिर चाहिए क्या? अफगानिस्तान के पास एक ऐसी कंट्री चाहिए जहां पे आपके एयरफोर्स उतरे, आपके एयरप्लेन्स की फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग हो, और पहले अफगानिस्तान को एयर से बॉम्बार्ड करें, उसके बाद मिलिट्री आप उतारें. क्लियर? तो अब अफगानिस्तान के आसपास मुल्क ढूंढना शुरू किया गया. इंडिया ने ऑफर कर दिया था, हमारे बेस ले लो. पठानकोट ही ऑफर किया था कि यार टेररिज्म का दुख हमसे ज्यादा किसे पता है भाई, फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग करो, जाके अफगानिस्तान बॉम्बार्ड करो, 2-4 बम पाकिस्तान भी गिर गए, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, निपटाओ. बट अमेरिका डिडंट चूज इंडिया, दे चूज पाकिस्तान.
अब जरा हेल्प लेने का तरीका देखिए। पाकिस्तान में तब तक जनरल परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट करके प्रेसिडेंट की भूमिका में आ चुके हैं, और आप किससे बात कर रहे हैं? एक मिलिट्री कमांडर से। सबसे पहले हॉटलाइन पे मुशर्रफ को कांटेक्ट किया गया, और डिफेंस सेक्रेटरी जो यूएस के हैं उन्होंने फोन करके कहा दैट यू हैव टू चूज साइड, ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, और फोन हैंग कर दिया। अब इस चीज को जनरल मुशर्रफ अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे हैं दैट आई नेवर हर्ड सच अ लाइन इन माई एंटायर लाइफ। मोस्ट अनडिप्लोमेटिक लाइन है यह। अगले दिन आईएसआई के जो हेड थे वो किसी वजह से न्यूयॉर्क गए हुए थे, और वहां से मुशर्रफ को फोन करते हैं कि सर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। तो मुशर्रफ ने कहा पहले मेरी बात सुनिए, यार बड़े बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो आगे से उसने जवाब दिया कि सर जो मैं अब आपको बताने वाला हूं आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। बोले क्या? कि सर यहां के डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी ने मुझे ये कहा है दैट चूज योर साइड, एंड इफ यू चूज रॉन्ग साइड वी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोरेज। सबसे पहले तुम्हारा नंबर लगेगा, और फिर अरेबियन सी में खड़े रह के यूएस उस वक्त भी पाकिस्तान तबाह कर सकता था। अब इसके बाद मुशर्रफ साहब की डिसीजन मेकिंग की बात आती है। मदद क्या मांगी जा रही है? पाकिस्तान लैंड, जहां पे एयरफोर्स उतरे, अफगानिस्तान बॉम्बार्ड। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि यार मैंने जब डिसीजन मेकिंग शुरू किया तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी, एक इस्लामिक कंट्री होते हुए दूसरी इस्लामिक कंट्री के लिए अपनी लैंड दूं, वो भी एक मगरब पावर को, वेस्टर्न पावर को। इस्लामिक वर्ल्ड को क्या मुंह दिखाऊंगा? अपने लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन फिर वो आगे लिखते हैं कि मैं कोई थियोलॉजिकल स्टेट नहीं चला रहा था, मैं कोई रिलीजियस गुरु नहीं हूं, मैं देश का प्रेसिडेंट हूं, और मैं वो डिसीजन लूंगा जो मेरे देश और लोगों के इंटरेस्ट में है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि जितनी भी सो कॉल्ड तरक्की पाकिस्तान ने 60 सालों में हासिल की है, अमेरिका 60 घंटों में तबाह कर देगा। रेस्ट इज हिस्ट्री। अमेरिकन एयरफोर्स पाकिस्तान भी उतरी, वहीं से अफगानिस्तान बॉम्बार्ड किया गया। सो एट दिस मोमेंट पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट कर पाया? सॉवरेनिटी वॉज एट नीज। और ये सब मैं मीडिया रिपोर्ट्स या फिर आपको कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख। मुशर्रफ साहब की खुद की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो खुद लिख रहे हैं सारा कुछ, उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट किया है। इन द लाइन ऑफ फायर, कभी पढ़नी हो पढ़ लीजिए, अच्छी किताब है। क्लियर यहां तक? सो दीज आर द वेज। लेकिन फिर एक और सवाल मेंस में आपके लिए क्या आ सकता है? वो हो सकता है व्हाट आर द न्यू वेज एंड मीन्स टू अटैक द सॉवरेनिटी। जैसे अब कौन सी दौर में हम एंटर कर चुके हैं? इकोनॉमिक वॉरफेयर अपने आप में एक वेपन है। तो जैसे चाइना इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल प्ले कर रहा है। चाइना की एक पॉलिसी है डैप ट्रैप पॉलिसी। एनीवन? डैप ट्रैप पॉलिसी। ट्रैप सिंपल सी चीज है। अफ्रीका में, एशिया में, साउथ एशिया में गरीब कंट्रीज हैं, उठा के लोन दे दो, एड के नाम पे थोड़ा बहुत पैसा दे दो, प्रोजेक्ट्स लगा दो, और फिर कीजिए उनकी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस। और अगर वो आपकी इंटरफेरेंस ना माने तो फिर मेरे पैसे वापस कर। सिंपल। सो नया तरीका, इकोनॉमिक तौर पे सॉवरेनिटी पे अटैक किए जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो मेंस के लिए एक ऐसी चीज हो सकती है। क्या? और व्हाट इज अबाउट इंडिया? इंडिया की सॉवरेनिटी को कैसे देखते हैं आप? हम डिफेंड कर पा रहे हैं? अप टू लार्ज एक्सटेंट। देखो यार, पीछे हो गया थोड़ा सा कि अब पता नहीं वो कितना सच है। हमारी सरकार तो मना कर रही है कि ट्रंप ने कहा जंग रोको और हमने जंग रोक दी। तो ठीक है, मीडिया, सोशल मीडिया पे वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अगर आप अलग देखें तो ज़्यादातर मौक़ों पे हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं।
देखो यार, आज के दौर में सिंपल सी चीज है, जिस भी कंट्री की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इवन सोसाइटली, तो वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तभी तो आप देखेंगे WTO में झंडा लेके खड़े हैं हम लोग, अमेरिका के सामने खड़े हैं। वो कहते रहे ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, कुछ नहीं मान रहे। करेंगे हम तो सब्सिडाइज, कर लो तुम क्या करोगे। लाइक glaring example of India's sovereignty, that our honorable external affairs minister sitting in the Europe and telling the Europeans that Europe must come out of the mindset that Europe's problem is everybody's problem and anybody's problem is not Europe's problem. क्या था रेफरेंस? ऑयल एम्बार्गो। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने रशियन ऑयल पे एम्बार्गो लगा दिया, बाकी कंट्री से भी कहा परचेज मत कीजिए, इंडिया से भी कहा, दबा के परचेज किया, पहले से ज्यादा परचेज किया। बोले क्यों सर? हमारे अपने लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। 140 करोड़ का मुल्क है, एनर्जी सिक्योरिटी, तो हमें तो जहां सस्ता मिलेगा खरीदेंगे। बिल्कुल नहीं माने। क्लियर है? तो लार्ज एक्सटेंट तक हम सेफगार्ड कर पा रहे हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? क्या? चलिए, सोशलिज्म। व्हाट इज सोशलिज्म? एनीबडी प्लीज। सोशलिस्ट सुना है आपने कुछ? हाँ जी, हाँ, वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल, इक्विटेबल आजकल कह देते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी, यहां से क्या? समाजवाद। एनी रैंडम थॉट, कुछ भी बोल दो। यस, हाँ जी, वेलफेयर। हाँ, ये कोर में है इसके, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द मासेस। एंड आवर्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम्ब्रेसेस वेलफेयर ऑफ द पीपल, फंडामेंटल राइट, DPSP एंड सो ऑन। चलिए, यार समझ लेते हैं सोशलिज्म क्या है। मतलब दो फिलॉसफीज हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि इन दो आइडियोलॉजी, इन दो फिलॉसफी ने जितना दुनिया को शेप दिया है, कोई और फिलॉसफी नहीं दे पाई है, कोई और आइडियोलॉजी नहीं दे पाई है। एक है कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म या कम्युनिज्म। क्या? तो कैपिटलिज्म से अगर आप इसको कंपेयर करें तो कैपिटलिज्म इज मोर लाइक फ्री मार्केट। तो वहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर करेगा भाई। हॉस्पिटल चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बना लेगा। स्कूल चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बना लेगा। सड़कें, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। कंपटीशन में बिलीव करते हैं। कैपिटलिस्ट आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और इसको वेलफेयर फॉर ऑल माना गया। क्यों? ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी सोसाइटी में बटेंगे। आप जितना मर्जी गाली दे लीजिए अंबानी को, ऐसा वैसा सोशल मीडिया पे जो चलता है, लेकिन अगर उन्होंने जियो सर्विस शुरू की तो सारे सिम सिर्फ अपने पास तो नहीं रख लिए। पहली बात, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? वरना सोचिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता हमारा। देन हम सस्ती इंटरनेट सर्विस यूज कर पा रहे हैं, टेलीफोनी गांव गांव तक पहुंच रही है। तो एक नजरिया इसको देखने का ये है। तो एक आया कैपिटलिज्म। क्या? लेकिन फिर 1818 में जर्मनी में पैदा हो गया कार्ल मार्क्स, जिसने आगे चल के वो धज्जियां उड़ाई कैपिटलिज्म की कि अब लोगों को असली चेहरा सामने आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कैपिटलिज्म बेस्ड ही है एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। इससे क्या होता है? सोसाइटी में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है इन फ्यू हैंड्स, और बाकी लोग बस इनका इंटरेस्ट सर्व कर रहे होते हैं, जिसको उन्होंने कहा बुर्जुआ क्लास। कैपिटलिस्ट के लिए वर्ड यूज किया था। दे आर हैविंग प्रॉपर्टी, हेंस दे आर हैविंग लाइफ। द कॉमन पीपल, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर्टी, हेंस नो लाइफ, नो राइट्स एट ऑल। तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे करते हैं? अगर सिंपल समझना हो कि यार अगर मुझे सामान बनाना है, बेचना है, कंपटीशन भी है मार्केट में, तो मैं कॉस्ट कटिंग में बिलीव करूंगा। तो मैं दो चीजें कर सकता हूं। एक, मैं रॉ मटेरियल अपना बहुत सस्ते दाम पे खरीदूं। रॉ मटेरियल ज्यादातर कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है आपका। और फिर लेबर को कम वेजेस दूं, एक्स्ट्रा काम उनसे करवाऊं। क्लियर यहां तक? तो बोले यार ये इस सिस्टम पे बेस है। ये क्या करते हैं? किसानों से जाते हैं, उल्टे सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और उनको उनका लागत मूल्य, उनका जो इनपुट कॉस्ट है, वो भी रिटर्न नहीं होता। तभी आप किसानों को सड़क पे आलू फेंकते हुए देखते हैं, क्या इनपुट कॉस्ट ही नहीं रिसीव हो रहा है।
और वही आलू बहुत सस्ते दाम पे खरीद के एक आलू काटेंगे, उसे नमक मिर्च मसाला लगाएंगे, लिफाफे में भरेंगे, भारी सी हवा, और वही आपको 20 रुपए का पकड़ा देंगे, आप ही खाएंगे। मैं लेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल है। तो वहां से उन्होंने थ्योरी दी थी कम्युनिज्म की, हालांकि वो कम्युनिज्म की थ्योरी थी। क्लियर? तो बोले होना क्या चाहिए सर? प्राइवेट के पास पावर नहीं होनी चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ वेल्थ, सारी की सारी प्रॉपर्टी ओनरशिप किसकी? स्टेट की, और फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, हर तबके के बारे में सोच के पॉलिसी मेकिंग करे। क्या? हालांकि अगर कम्युनिज्म को समझने जाए, वो स्टेटलेस सोसाइटी है, मतलब जिस लेवल पे हो जाती है, स्टेट ही नहीं होगा उनकी थ्योरी में, स्टेट खत्म हो जाएगा, रिडंडेंट। कम्युनिज्म, कम्युनिटीज खुद ही अपने आप को मैनेज कर लेंगे। क्लियर? लेकिन फिर वो स्टेट अचीव करना मुश्किल था। तो वहीं से फिर डिफरेंट स्कॉलर्स जो बाद में आए, वो लेके आते हैं सोशलिज्म। जैसे कहा जाता है सोशलिज्म इज अ रोड टू अचीव कम्युनिज्म। सबका भला हो, ये होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? सबसे पहले स्टेट सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगा, प्राइवेट हैंड से प्रॉपर्टी हटा देनी है। आपको खेती करनी है, जमीन का मालिक स्टेट है, लीज पे ले लो। फैक्ट्री लगानी है, मालिक हम है, लीज पे आप ले लीजिए जमीन। आप कितनी प्रोडक्शन करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, ये स्टेट आपको डिक्टेट करेगा। तो एक बार स्टेट सारी प्रॉपर्टी अपने पास लेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और फिर स्टेट की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो एक दिन कम्युनिज्म आएगा। क्लियर? हालांकि ऐसा कहीं हो नहीं पाया है। जैसे सोशलिज्म के बारे में सबसे अच्छी लाइन मुझे लगती है सीएम जॉर्ज की। जॉर्ज साहब लिखते हैं कि सोशलिज्म इज लाइक अ हैट, एंड बिकॉज इट इज वॉर्न बाय मेनी हेड्स, इट्स ओरिजिनल शेप इज डिस्टॉर्टेड। क्योंकि यही कम्युनिज्म, यही सोशलिज्म जब रशिया में लेनिन ने पढ़ा, तो वहां पर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आई, रशियन रेवोल्यूशन हो गया। लेकिन यही कम्युनिज्म जब लेनिन के ही चले स्टालिन के हाथ में आया, ये बना ब्रूटल डिक्टेटरशिप। स्टालिन ने कहा लोगों का भला करना है, कम्युनिज्म करेगा, और कम्युनिज्म का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, वो कम्युनिज्म के खिलाफ बोल रहा है, जिंदा नहीं रहना चाहिए। कोई एक इंसान अगर सबसे ज्यादा मर्डर्स के लिए दोषी पाया जाता है, तो अक्सर नाम हिटलर का आता है। लेकिन फिर हिस्टोरियंस ने अभी जोसेफ स्टालिन के जुल्म नहीं देखे कि उसने कितने लाख लोग मरवाए थे। क्लियर? यही चीज सोशलिज्म जब चाइना के माओ जेडोंग के हाथ में आई, उसने पढ़ के इंटरप्रेट किया, तो ये माओइज्म में कन्वर्ट हुआ। द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। उसने इसमें किसान भी जोड़ दिए थे। वो सीधा आया लोगों के पास, तो सुनो इधर आओ, वेलफेयर हो रहा है तुम्हारा? लोगों ने कहा नहीं। बोले स्टेट वेलफेयर नहीं कर रही? बोले नहीं। तो फिर इंतजार किस बात का? ये वोट से कुछ नहीं होता, हथियार उठाओ, स्टेट डिपोज करो। तो आज भी जो नक्सलिस्ट और माओइज्म चाइना में खत्म हो गया, हम परेशान हैं अब तक। अभी टारगेट है जनवरी 2026 खत्म कर देंगे हम लोग, रिसेंट इनकाउंटर्स भी हुए। तो उनका क्या टारगेट है? यही तो है, हथियार के दम पे स्टेट डिपोज करना है, वायलेंट रेवोल्यूशन चाहिए उनको। क्लियर यहां तक? तो डिफरेंट शेड्स हैं इसके। अब ये सारी प्रमाइस की अंडरस्टैंडिंग के बाद वापस आइए, हम कौन से सोशलिज्म की बात कर रहे हैं? अगर ये इतना खतरनाक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिख गए? तो जैसे मैंने कहा कि सबका अपना अपना सोशलिज्म है, सबने अपने मॉडल्स बना लिया, तो हमारा भी डिफरेंट सोशलिज्म है जी, जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये काफी करीब है फाबियन सोशलिज्म के। ठीक है? नेहरू साहब ने डिक्लेयर भी किया था आई एम सोशलिस्ट। वो फाबियन सोशलिस्ट सोसाइटी के मेंबर भी थे इंग्लैंड के अंदर। चलिए उसको रहने देते हैं। क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? कि यार हमें सोशलिज्म के गोल्स तो अचीव करने हैं। क्या गोल्स हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वालिटी फॉर ऑल, गरीब पिछड़े के बारे में सोचना, समाज में बराबरी लेके आनी है, सब करना है हमें। लेकिन इसके हमारे नॉर्म्स डेमोक्रेटिक होंगे। हम बुलेट में नहीं, हम बैलेट में यकीन रखेंगे।
पूरी दुनिया में अगर कम्युनिस्ट की सरकार बिना वायलेंट रेवोल्यूशन के आई है तो सिर्फ इंडिया में आई है, जहां ये इलेक्शन लड़ गए। पूरी दुनिया में कहीं पे भी कम्युनिस्ट ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बनाई। हमारे यहां ये भी मैजिक हुआ। नाउ इट कम्स टू कि फिर हमारे सिद्धांत कहां से आते हैं? वी बिलीव इन आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स एज वेल एंड गांधी जी। तो जो भी आपने गांधी जी के विचार पढ़े हैं, है ना, अंत्योदय की बात करते हैं, वो सर्वोत्थान की बात करते हैं, उन सब के ऊपर प्रमाइज होकर हमारा अपना एक सोशलिज्म है। और यही फिर हमें रूट देता है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी? एनीवन? ओके यार, हमने कहा कि क्या होना है? भला होना है सबका, वेलफेयर टू ऑल। अब वो कम्युनिस्ट कह रहे हैं या सोशलिस्ट कह रहे हैं सिर्फ सरकार करेगी, कैपिटलिस्ट कह रहे थे नहीं प्राइवेट वाले करेंगे। हमने कहा यार कहीं से भी हो, भला चाहिए हमें तो। पैरेलल एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। बच्चों तक एजुकेशन पहुंचानी है, सरकारी स्कूल भी खोल दो, प्राइवेट को भी खोलने दो। वी आर हैविंग प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल। इलाज पहुंचाना है, जिला सरकारी अस्पताल भी हो, पीजीआई भी हो, एम्स भी हो, साथ में आप खुलवा दीजिए तमाम प्राइवेट जो खुले हुए हैं। डॉक्टर्स तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैले हुए हैं। क्लियर यहां तक? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए या प्राइवेट भी कर लो, ऑर्बिट बस सर्विस भी चलवा दो पंजाब में, पीआरटीसी भी चलवा दो। तो ज्यादातर सेक्टर्स के अंदर आपको पैरेलल एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। एनी डाउट अबाउट सोशलिज्म? क्लियर? हाँ जी। यस 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 इट इज। जैसे मैंने कहा कि देखिए, क्योंकि ये अपने आप में 3-4 दिन का काम है, अगर हम उसको समझें ठीक है, पर कोशिश करते हैं। जैसे एक लाइन तो ये याद कर लीजिए, सोशलिज्म इज कंसीडर्ड एज अ रोड टू अचीव कम्युनिज्म। कम्युनिज्म दुनिया में कहीं नहीं आया है। ये जितनी कंट्रीज अपने आप को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहती हैं, वो नाम की कम्युनिस्ट है, क्योंकि कम्युनिज्म में स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दो बड़े फर्क समझिए। कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेट है जहां सरकार होगी नहीं। अजीब लग रहा है ना सुन के? तभी कई बार कम्युनिज्म को उटोपियन आइडिया कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स ना यार बस भगवंत मान नाल बह के लिख गया। ठीक है, कम्युनिटी खुद को ही रेगुलेट कर लेगी। कम्युनिज्म का यह कहना है, कार्ल मार्क्स का यह कहना था, स्टेट इज अ टूल एट द हैंड्स ऑफ बुर्जुआ टू ऑप्रेस द मासेस। वो स्टेट का क्रिटिक था कि सरकारें वरकारें किसी के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करती हैं, किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। ये खुद टूल है बस बड़े बिजनेसमैन के हाथ में। ये कभी तुम्हारे लिए पॉलिसी सिर्फ नाम के लिए बनाएंगे, असल में हर पॉलिसी का फायदा सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट को होगा। ये पुलिस रखी इसलिए कि लोगों को हद में रखा जा सके, ये आइडिया था उनका। तो स्टेट के क्रिटिक है, तो बोले स्टेट ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकदम से अचीव हो नहीं पाएगा। तो फिर जो अगले लोग आए उन्होंने कहा पहले हम आपके आइडियाज पे एक पावरफुल स्टेट बनाएंगे, जो आप कह रहे हो उसको इंश्योर करेंगे, और एक दिन स्टेट खत्म हो जाएगी। लेकिन जब भी पावर किसी के हाथ में आती है सर, वो छोड़ते कहां हैं? तभी स्टालिन के हाथ में आई तो डिक्टेटर बन के बैठ गया। ठीक है, आप कर लीजिए बात क्यूबा की, फिडेल कास्त्रो, उन्होंने कंटिन्यू रखा, बाद में राउल कास्त्रो। गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी कम्युनिज्म अचीव हो नहीं पाया। ये डिफरेंस है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का। क्या? चलिए सेक्युलरिज्म, भाई इसके बारे में तो आप बताइए, मुझे नहीं पता क्या होता है। ओके, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आप में से कौन कौन सेक्युलर हैं? रेज योर हैंड। आप में से कौन कौन सेक्युलर हैं? रेज योर हैंड हाई इनफ, लेट मी सी, लेट मी सी। हाँ पीछे, गुड। कौन कौन है कि मैं सेक्युलर नहीं हूं? हाँ अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो ये कह रहे हैं पहले पढ़ाता दे हुंदा की फिर दसांगे, पहले ही पूछी जानने। ओके, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं बताइए फिर, वाई यू आर सेक्युलर और कंसीडर्ड योरसेल्फ टू बी सेक्युलर? क्या होता है सेक्युलरिज्म?
क्या है सेक्युलरिज्म? क्या? हाँ, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन. Peaceful coexistence, which is rather considered about Indian secularism. Good one. Okay. हम्म. ठीक है, ठीक है. फ्रांस, ठीक है, ठीक है, आते हैं, उस पर भी आते हैं. ओके. सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, बेसिक आइडिया ये है, जैसे पहला, अगर ये एट्रीब्यूशन हम स्टेट की तरफ कर रहे हैं, तो स्टेट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन. वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया. वी आर नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इन कंट्रीज के पूरे नाम पता कीजिए आप. उन्होंने अपनी कंट्री की आइडेंटिटी में एक रिलीजियस पहचान जोड़ रखी है. तो जाहिर सी बात है, उनका मैसेज क्लियर है कि हम एक रिलीजन को ज्यादा तवज्जो देंगे, शायद बाकी को उतनी नहीं होगी. तो पहली बात, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा. और दूसरा, स्टेट रिलीजियस ग्राउंड पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी. नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना. ये तो हुआ स्टेट का एट्रीब्यूट. But when we come to that, through this constitution we want to constitute India into secular. तो ये सेक्युलरिज्म फिर लोगों में भी होना चाहिए. अब आइए इंडियन सेक्युलरिज्म की तरफ. जैसे ज्यादातर लोगों को आइडिया कि ये वेस्टर्न ओरिजिन का है, बट ऐसा है नहीं. इंडियन सोसाइटी में बहुत डीप रूटेड सेक्युलरिज्म के सीड्स हैं. नाउ इट कम्स टू दिस थिंग दैट इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में कहा जाता है दैट इट इज बेस्ड ऑन सर्व धर्म संभाव. तो हमारा आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म ये है कि सभी धर्मों को समान भाव के साथ देखना है. ये जैसे आप अकबर पढ़ें कभी, आपके सिलेबस में भी है. उन्होंने एक नया रिलीजन शुरू किया था, क्या नाम था उसका? दीन इलाही मलकीत. ठीक है. और इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी? जिसको कहते हैं सुलह कुल. दैट इज नथिंग बट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन ऑन ऑल फेथ्स. सब यहां आराम से रहो यार, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. वो तो डीप रूटेड बहुत पहले से हमारे यहाँ. क्लियर है यहां तक? सो सेक्युलरिज्म बेसिकली धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा है. अब इसमें अगली एक चीज क्या आती है, जिस पर सवाल भी पूछा जा चुका है यूपीएससी मेंस के अंदर भी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. ईस्टर्न इज रादर डिनोटेड टू इंडिया and Western is French concept. Now what is the difference? Like Western secularism, this is based on total divorce between state and religion. The dichotomous view बिल्कुल अलग है. और यहां पे ओपन डिक्लेरेशन है कि भाई रिलीजन आपका पर्सनल अफेयर है, और अगर ये पर्सनल अफेयर है तो अपने पर्सनल स्पेस में रखिए. जहां पे भी ये स्टेट या स्टेट लॉ से टकराएगा, आपके रिलीजियस बिलीफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. रादर दैट सोसाइटी गिव्स मोर एम्फेसिस अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. एक तरफ उनके स्कूलों में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ाया जा रहा है, वहीं किसी रिलीजन में उनके धर्म गुरु का कोई फोटो नहीं आप बना सकते हैं. वहां पे कुछ लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कार्टून बना दिया. तो चार्ली हेब्डो जो मैगजीन थी, उसके हेडक्वार्टर पे हमला हुआ. बल्कि और खतरनाक, एक बेचारा टीचर था, वो ऐसे ही मासूम से बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था. उसी चक्कर में उसने भी ये गलती कर दी. तो अगले दिन ऐसे ही एक मासूम बच्चा आया, 10वीं क्लास की बात कर रहा हूं, टीचर का गला काट दिया यार, धड़ से अलग कर दिया था, तन सर से जुदा. तो कोई लेके तो नहीं आया कुछ, वैसे भी नेरे जाना होता, पार्किंग वैसे सुनसान है. ओके. तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, बट उनके पीछे की फिलॉसफी क्या है? कंप्लीट सेपरेशन. हमारा इस तरीके का नहीं है. हाँ, इसको कहा जाता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म. वी आर कॉलिंग अवर्स
Positive secularism. So our secularism is not based upon complete divorce between state and religion. मतलब हमारे यहाँ पर स्टेट और रिलीजन रेल की दो पटरियों की तरह हैं, वो आपस में मिलेंगे नहीं, पैरेलली एग्जिस्ट करेंगे. तभी हमारे यहाँ पर स्टेट रिलीजियस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है. जब मैं बार बार स्टेट कह रहा हूं, आप सरकार मान के चलो. क्लियर? तो जैसे अमरनाथ यात्रा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ने प्रिपेयर करके दिया, कितनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, स्टेट बियर कर रहा है कॉस्ट. ठीक है. अभी पीछे यार मैं सुन रहा था, पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल वो सारे धर्मों के तीर्थ स्थानों के लिए बसेस अवेलेबल करवाई थी, और उसमें भी सर्वधर्म संभाव ये कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है. जैसे मंदिर जाना है, दरगाह जाना, सब जाओ, इक्वल ट्रीटमेंट. तो हमारा कंप्लीट डाइवोर्स नहीं है, साथ साथ चलेंगे बट आपस में मिंगल कभी नहीं होंगे. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म. अच्छा है क्यों? देखिए, सबके पीछे अपनी अपनी सोसाइटी की वजह होती है. जैसे इनके यहाँ नेगेटिव क्यों बना ये, या कंप्लीट डाइवोर्स क्यों आया? तो अगर हम फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ें तो आप एक जगह पढ़ेंगे डार्क एजेस, उसके बाद आएगा रेनेसां. डार्क एजेस की एक यूनिकनेस ये थी, ओवर डोमिनेंस ऑफ चर्च. हर चीज चर्च ने डिक्टेट करनी शुरू कर दी थी. आप होता ना कि पानी पीने का सही इस्लामिक तरीका, ये करने का वो वाला, देखते होंगे शॉर्ट्स आप, हर चीज रिलीजन डिक्टेट करने लग पड़ा था. लोग आगे तंग कुछ, और फिर वहां पर इन रिलीजन की शेकल्स को तोड़ने की मूवमेंट आती है, तोड़ के लोग बाहर निकलते हैं, तब आपको प्रोटेस्टेंट देखने को मिलेंगे. इंडियन हिस्ट्री में आप जाएं तो आपको इस तरह की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी. आप जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो बहुत सारी धर्म सुधार मूवमेंट है. बाबा नानक जी ने अगर हिंदुइज्म की कुछ चीजों को क्रिटिसाइज किया तो वो धर्म से टूट के अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं. एक तरह से वो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी. जो आप हिस्ट्री में आपके सिलेबस के अंदर है वो ज्यादातर आप देखेंगे वो रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, टूट के अलग नहीं हो रहा यहाँ पे. तो हमारे यहाँ ये कंप्लीट डाइवोर्स वाला सिनेरियो नहीं बन पा कभी. हम पॉजिटिव की तरफ गए. एनी डाउट प्लीज आस्क. यहां तक पहुंच गए? अब एक स्टेप और फर्दर जाइए, ये मेंस में आपको हेल्प करेगा. जो इंडियन सेक्युलरिज्म का थॉट है दैट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड रिलीजन ओनली. जैसे अभी तक के सारे डिस्कोर्स में मैंने रिलीजन की बात की है नहीं. इंडियन सेक्युलरिज्म ये कहता है कि ठीक है, रिलीजन के आधार पर भेदभाव करोगे तो तुम सेक्युलर नहीं हो, लेकिन अगर कोई भी पर्सन ऑन द प्राइमोरिडियल ग्राउंड्स लाइक कलर, कास्ट, जेंडर, इस आधार पे भी भेदभाव करता है तो सेक्युलर नहीं है. सो इंडियन सेक्युलरिज्म इज रादर मोर ब्रॉड. वो और भी प्राइमोरिडियल ग्राउंड, ये वेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा आपको. वो सिर्फ रिलीजन की बात कर रहे हैं. हमारे यहां पर अगर कोई कहता है कि नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, लेकिन ये जो औरतें हैं, ना ना ना, ये कमतर है, या कास्ट और कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन में यकीन रखता है, तो वो सेक्युलर नहीं है. और अब मैं आपसे ये कतई नहीं पूछूंगा कि आप में से कौन सेक्युलर है या कौन नहीं है. ये सवाल आप खुद से कीजिएगा और खुद ही को जवाब दे दीजिएगा. पर हाँ, यूपीएससी के लिए और वैसे भी एक बेहतर इंसान होने के लिए आई बिलीव सेक्युलर होना ही फायदेमंद है. क्लियर यहां तक? एनी डाउट? चलिए, डेमोक्रेटिक बताइए भाई, व्हाट इज डेमोक्रेसी? हाँ, राइट. पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. गुड. ये मेरी फेवरेट लाइन है, मैंने स्कूल से लेके यूपीएससी के मेंस तक को चिपकाई है ये. मैं मौका ढूंढता हूं, मैं कहीं मिल जाए. क्या है, क्या है, बताना जरा, याद कराना. अच्छा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, अब भूल गया हूं मैं, एंड फॉर. सो अब्राहम लिंकन कोटेड दैट इट्स अ गवर्नमेंट. अच्छा, सच लिख दिया क्या मैंने?
there is a theory as well, that in India it is rather of the people, by the people, far from people. the criticism. Okay, leave apart. समझें इस चीज को. ये है फिर डेमोक्रेसी. और कुछ एडिशनल, और कुछ एडिशनल. हाँ भाई, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है? क्या बहकी बहकी बातें हैं ये? गुड वन. यस यस यस, कश्यप साहब की किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ये. ओके, समझ लेते हैं. देखिए, पहली बात तो रादर दैट इज मोर क्लोजर टू दैट डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना ना. क्रेसी इज रूल. ओके, सो इट्स लाइक थियोक्रेसी, रिलीजन. ऑटोक्रेसी तो ऐसे ही है. डेमोक्रेसी इट मीन्स पीपल. सो इट इज रूल बाय द पीपल, पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, which Abraham Lincoln talked about. This is called representative democracy. उसके भी बहुत सारे शेड्स हैं. चलिए लीनियर रखते हैं. सो बेसिकली हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर लोगों के हाथ में पावर है. डिसीजन मेकिंग कौन करेंगे? लोग करेंगे. लेकिन 140 करोड़ मिलकर कैसे डिसीजन ले लेंगे? ये जैसे पहले सिटी नेशंस हुआ करते थे, ग्रीक, वहां तो कम पॉपुलेशन है, मिलकर डिसीजन ले लिया. आज की तारीख में मुल्कों की आबादी करोड़ों में, तो कैसे लेंगे? तभी जन्म लेती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और हमारे बिहाफ पे हमारे चुने हुए लोग रूल करेंगे. किंगशिप्स नहीं चल रही भाई, अब राजा का बेटा राजा, वो नहीं होने देंगे हम. तो हम अपनी समझ से, सूझबूझ से काबिल ईमानदार लोगों को चुनेंगे जो हम चुनते हैं, और फिर वो हमारे बिहाफ पर जाकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. तो जब बात आई नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, हमने एमपी चुन लिया. जब बात आई स्टेट लेवल के कुछ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रूल, पुलिसिंग एंड ऑल दैट थिंग, हमने एमएलए चुन लिया. फिर पता चला कि साहब गली मोहल्ले लेवल पे भी होना चाहिए, तो मैंने म्युनिसिपैलिटी, मैंने पंच, सरपंच चुन लिया. भाई डेमोक्रेसी इतनी ही तो बात है कि एज अ पर्सन मैं अपने घर के काम सिंगल हैंडेडली कुछ कर सकता हूं. मैं अपने घर की सफाई शायद खुद कर सकूं, सारे मोहल्ले की नहीं कर पाऊंगा. तो फिर मैं डिफरेंट लेवल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा हूं. दैट्स इट. क्लियर है यहां तक? सो वी विल क्रिएट अ डेमोक्रेटिक. तो ये रिप्रेजेंटेशन से भी आगे की बात है. इट इज अबाउट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. डिसीजन मेकिंग में दैट कुड बी लेजिस्लेटिव डिसीजन मेकिंग, दैट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है, हमें उस लेवल पे पहुंचना है. हमें इस डेमोक्रेसी को फंक्शनल एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाना है. चलिए, व्हाट इज योर कोट, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी? बहुत अच्छी है, सबसे शानदार है, या सर कुछ कामयाबियां, कुछ नाकामियां, या फिर ऐसी की तैसी डेमोक्रेसी, कुछ अच्छा नहीं है? व्हाट आर योर थॉट? कैसी हाल है डेमोक्रेसी इंडिया में? हाँ जी, मिक्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. गिव मी पॉजिटिव फर्स्ट. क्या है पॉजिटिव साइंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? रियली? राहुल गांधी क्या कहते फिर रहे हैं वो? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है. गुड वन, गुड वन. हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. राइट टू इवन कंटेस्ट द इलेक्शन, टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. वी आर नॉट लाइक चाइना, सिंगल पार्टी, दूसरी पार्टी नहीं बना सकते आप. तो इन सब एग्जांपल्स को देखें तो हाँ यार, काफी हद तक ठीक है. हमारे यहाँ तानमेन स्क्वायर तो नहीं हो रहा ना. चाइना में एक बार कुछ स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल रिफॉर्म की डिमांड की, और बीच बीच में से कुछ लोग कहने लगे थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे. तो ऐसे चाइना वालों ने बुला लिया उनको, जैसे ना मटका चौक, उत्थे आ जाओ, कि उत्थे तुसी धरना दे लो आप. वो पहुंच गए मासूम बेचारे. चाइनीज अथॉरिटीज ने एंट्री एग्जिट सील किए थे कि वो भाग ना सके, एंड दे वर बुचर्ड बाय मशीन गन एंड टैंक्स. तो उसमें सिर्फ पनिश नहीं किया था, एग्जाम्पल सेट किया था कि आने वाले टाइम में कोई इस तरह की बात न कर ले. हमारे यहां ऐसा तो नहीं है. अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई ना आम आदमी पार्टी, रूलिंग पंजाब. तो ये अच्छी चीजें हैं सर, ठीक है.
अब वो जो सब कुछ लिटरेचर में लिखा जाता है आप वो यूज कर सकते हैं अखबारों वाले में। एक ट्राइबल फीमेल इज अवर ऑनरेबल महामहिम, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोगों का आना, गुड थिंग। हमारे यहाँ मिलिट्री कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो पाकिस्तान की हालत है। ट्रांसफरेंस ऑफ पावर इजी है हमारे यहाँ पर। एक बस वो आप इंदिरा गांधी का शॉर्ट पीरियड छोड़ दीजिए तो लार्जली कभी ट्रांसफर ऑफ पावर में कोई दिक्कत नहीं आई है। चुनाव हारते हैं पॉलिटिकल पार्टी, चार्ज हैंड ओवर, ये सब पॉजिटिव साइंस है, गुड वन, थ्राइविंग डेमोक्रेसी। व्हाट आर द नेगेटिव्स देन, क्विकली जी। ओके क्यों, किस तरीके से, वजह क्या इसकी? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, 25-30% वोट्स एंड दैट्स इट, इनफ होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, ये भी चीज। और कुछ, और कुछ? ये सिंपल है कि कुछ शब्दों से अगर हम, सो थोड़ा मेंस की तरफ हो रहा है ज्यादा, विल कम बैक शॉर्टली। लाइक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी या फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है हमारे यहाँ। इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। हर 5 साल पे इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा चुनी जा रही है, विधानसभाएं, पंचायतें, म्यूनिसिपैलिटी, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी अच्छी है, लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हैं। बट फंक्शनल या पार्टिसिपेटिव नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं कि डिसीजन मेकिंग में लोग कितना ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कितना हमसे पूछा जाता है क्या कानून चाहिए। अगर पूछा जाता तो फिर किसान आंदोलन ना होता, 700 लोगों को जान ना देनी पड़ती है, और बाद में सरकार वो वापस ले रही है कि मेरी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। सर पहले बात कर लेते। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि आप ही के वोट पे चुना गया एक एमएलए, नॉट द मिनिस्टर, एक एमएलए, उसको अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए मिल लेना भर कितना आसान है। यहां पर 36 दिन निकालने पड़ते हैं, उस तो फोन करा देंगे, उस तो फोन करा देंगे, फिर जाके और कम हो यदि कोई गारंटी नहीं। ये जो 18-18 गाड़ियों के काफिले हैं, टीटी पुपू करके गुजरते हैं और सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तो कभी आपको फीलिंग नहीं आई कि यार ये सजदा और पायबोस नए लिफाफे में कैसे आ गया? दीज आर द प्रॉब्लम्स। पार्टिसिपेटिव नहीं है, उतनी ज्यादा फंक्शनल नहीं है, क्या? तो ज्यादा पार्टिसिपेटिव इसको बनाना, लेकिन उसकी भी तमाम वजह है फिर। लाइक जैसे आपने फर्स्ट पास पोस्ट में कहा, लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वोटर्स मेच्योरिटी, लाइक डेमोक्रेसी विल थ्राइव एंड सर्वाइव ऑन वोटर्स मेच्योरिटी। तो हम ही लोग जब वोट करने जाते हैं तब कितनी की मेजोरिटी से हम वोट करते हैं? तो कहीं पॉलिटिकल पार्टी का टैग है, कहीं कास्ट है, कहीं रिलीजन है। ज्यादातर हमारे यहां इलेक्शंस में इमोशनल पॉपअप्स के ऊपर वोट किया जाता है। हमने कभी पूछा नहीं पार्टियों से कि दिखाओ अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कहां है तुम्हारा, क्या क्या प्रॉमिस उसके अंदर कर रहे हो आप, और बहुत सारी जगह नोट के बदले वोट एंड ऑल दैट थिंग। तो फिर भाई सीधी बात है, गधे अगर अपना लीडर चुनेंगे तो गधा चुनेंगे, घोड़ा तो नहीं चुनेंगे। तो वोटर्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर यहां तक? एनी डाउट, एनी डाउट? रिपब्लिक, व्हाट इज रिपब्लिक? एनीवन? प्लेन एंड सिंपल, एक लाइन में याद रखिए इसको। लाइक जो आपका हेड ऑफ स्टेट है, ही और शी विल बी इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी। लाइक दो तरह की डेमोक्रेसीज हैं, एक कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और दूसरी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे आप यूके देखें तो है तो वो भी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी है ना, वहां पर लोग वोट डालते हैं, सरकार बनती है, लेकिन वो अपने आप को रिपब्लिक नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड में आज भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी है, किंग। बट इन इंडिया प्रेसिडेंट चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। क्लियर है यहां तक? सिर्फ एक लाइन में याद कर लीजिए। ओके, ये बेस क्लियर हुआ है, क्विकली इनको देख लेते हैं। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और पहली सिक्योरिटी क्या दी जा रही है? जस्टिस। सबसे पहले भाई ये दो, ये नहीं मिला लोगों को।
और जस्टिस को क्वालिफाई किया है विद द वर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। किसी के साथ कोई सोशल इनजस्टिस नहीं होगा। ये कास्ट बेस्ड, ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बंद कीजिए। वो पुरानी फिल्मों में धर्मेंद्र पता नहीं कितनी फिल्मों में इसी बात के लिए गोली खाते रहे कि उन्हें एक खास कुएं से पानी पीना था और गांव वाले पीने नहीं दे रहे थे, जो रियलिटीज आज भी है कुछ जगहों पे। देन सर इकोनॉमिक जस्टिस, लाइक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर स्टेट आके आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, विल कंपनसेट यू। देन इट कम्स टू सर पॉलिटिकल। 326 में सबसे पहले आपको राइट टू वोट ही दे दिया। आप वोट से खुश नहीं है सर, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लीजिए। उससे खुश नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको अपनी सरकार के काम पसंद नहीं है, आप क्रिटिसाइज कर लीजिए, मीडिया, सोशल मीडिया पे कर लीजिए। आप धरने प्रदर्शन कर लीजिए, और धरने प्रदर्शन उस हद तक कि सेंटर सरकार को कानून वापस लेने पड़ गए। मोदी नुता मुक्कियां तो कुटांगे कुछ है। ओके सर, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है, तो थोड़ा गौर करें यहां पे। जैसे फ्रीडम वर्ड यूज नहीं किया, लिबर्टी, वो आगे हम फंडामेंटल राइट में देख लेंगे। इट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, लाइक इंटरचेंजेबल यूज होते हैं, लेकिन लिबर्टी वर्ड बना इसलिए है फ्रीडम से अलग, क्योंकि लिबर्टी जब होती है तो इन अ दायरा कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर हो सकते हैं। क्या क्या है सर? जो भी आपके थॉट हैं इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। आप उन थॉट्स को कैसे भी एक्सप्रेस कीजिए, तो एक्सप्रेशन के ऊपर कोई रोक नहीं। आप सोशल मीडिया पे लिख लीजिए, आप व्लॉग बना लीजिए, आप न्यूज़पेपर में लिख लीजिए। क्लियर? देन इट कम्स टू बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपके जो भी पूजा करने के तरीके हैं, जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपका फेथ है, उस पर भी सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। आपको मजार पे चादरें चढ़ानी है, चढ़ा लीजिए। आपको मूर्ति पूजा करनी है, मूर्ति पूजा करिए। आपको किसी पाक किताब को पूजना है, आप उस पाक किताब का मान रख लीजिए। हम उससे भी आगे निकलते हैं, कई बार हम मूर्तियों को दूध पिलाने लग जाते हैं कि मूर्ति दूध पी रही है। तो इन सब में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है भाई। तो ये नहीं ना कहीं कल को कोई उठ के कहे कि मेरे वर्शिप का तरीका ये है कि जब भी अमावस की रात आती है, मैं पड़ोस से एक बच्चा पकड़ के लाता हूं। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। हाँ जी यार, बहुत ना माइनर सा डिफरेंस है। बिलीफ और फेथ की बात कर रहे हो ना आप? सी, बहुत माइनर डिफरेंस ये है कि बिलीफ इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रैशनल, वो कितना रैशनल है कितना नहीं ये नहीं डिपेंड करता है, या लॉजिक। यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर सेइंग, बिलीफ सिस्टम। फेथ में ये सब चीजें मिसिंग है, रैशनैलिटी अटैच नहीं है उसमें, लॉजिक अटैच नहीं है। ठीक है? तभी बिलीफ ज्यादा बेटर वर्ड, लाइक, ठीक है, लाइक भगवान है, आपका फेथ है, भगवान ने ये दुनिया बनाई है, आपका बिलीफ है। गेटिंग माय पॉइंट? तभी आप वो इंग्लिश का फेज क्या यूज करते हैं, आई हैव ब्लाइंड फेथ इन यू, क्योंकि फेथ कैन बी ब्लाइंड। You don't use I have blind belief in you, because belief is not blind. Some sort of rationality is there, logic is there. This is a minor difference. Clear? अच्छा, इतना पूछ लिया तो ये बताओ यार, ये यहां पे थॉट क्यों लिखा हुआ है? This constitution guarantees liberty of thought. Don't you feel कि यार थॉट पे तो किसी को कोई काबू ही नहीं है? थॉट क्या है? जो आप अंदर सोच रहे हैं। एक्सप्रेशन अलग से लिखा हुआ है, व्हेन थॉट इज आर्टिकुलेटेड एंड टेक्स आउटवर्ड पोजेशन देन इट बिकम्स एक्सप्रेशन। थॉट तो आपको नहीं लगता, वो तो आपके अंदर ही है अभी, तो थॉट का बिगाड़ भी कैसे लेंगे? आप यहां इस वक्त बैठे हैं, मैं बिलीव कर रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं, क्या पता आपके दिमाग में चल रहा हो कि इसके बाद 26 सेक्टर, कैसे काबू करूंगा? तो थॉट लिख, मैं समझा पाया मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? थॉट लिखने की क्या जरूरत पड़ गई थी?
सी द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Exactly. Good one. ठीक है यार, समझें इस बात को कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि थॉट आज़ाद होते हैं. सबसे ज़्यादा थॉट ही कैप्चर किए जाते हैं. हम सब जो अपने आप को बहुत आज़ाद ख्याल मानते हैं, एक दायरे में आज़ाद ख्याली है वो. कहीं एजुकेशन के थ्रू, कहीं मेरे पीयर ग्रुप के थ्रू, मेरी सोशल एंड फैमिलियल अपब्रिंगिंग में वो सारे थॉट बनाए गए हैं. और हमें यही खतरा था कि यहाँ कोई हिटलर ना पैदा हो जाए. क्या किया था हिटलर ने? हिटलर ने नाजिज्म की आइडियोलॉजी नर्सरी राइम्स में डाल दी थी. सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम एक आइडियोलॉजी का कर दो, दूसरी आइडियोलॉजी का एक्सपोजर ही ना हो गया थॉट कैप्चर्स. गेटिंग माय पॉइंट? वो सब हमारे यहां होंगे. सो इतना ज़हीन कॉन्स्टिट्यूशन इतना डीप में जाता है यार, थॉट भी आजाद रहेंगे तुम्हारे, इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे हम लोग. क्लियर यहां तक? ओके, चलिए आगे. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. तो एक तो बी यू हाई सो एवर, सबका स्टेटस बराबर रहेगा. रूल ऑफ लॉ है, इक्वल ट्रीटमेंट रहेगा, किसी के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है सर. देन अपॉर्चुनिटी. देखिए ऐसा नहीं है कि अब हमारा सोशलिज्म वो तो कहता नहीं, वैसे भी हमारा तो डेमोक्रेटिक है कि अमीर की दौलत लूट के गरीब को दे दो, नहीं. बट इतना हम इंश्योर करेंगे सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. हेल्थ अपॉर्चुनिटी सबके लिए होंगी, एजुकेशन सबके लिए होगी, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन होगी, प्राइवेट पेशा ऐसा कंजीनियल एनवायरनमेंट होगा सब उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर पाए. आगे आपकी मेहनत है सर. क्लियर यहां तक? एंड देन टू प्रमोट अमंग देम ऑल. अब आपने क्या करना है? फ्रेटर्निटी. सर फीलिंग ऑफ वननेस, तो सब बराबर का फील करें. लेकिन इसके लिए बहुत सारे एक्शंस अभी करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है सब कुछ एस्टैब्लिश हो गया. लाइक आगे हम पढ़ेंगे भी ट्रिपल तलाक. अ हिंदू और सिख लेडी, शी इज सिक्योर्ड बाय HMA कि अगर डाइवोर्स होगा तो बाकायदा कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां पे केस की तरह प्रूव होगा, उसके बाद और उसके आगे मेंटेनेंस राइट भी है, एलिमनी एंड ऑल दैट थिंग. देन मुस्लिम वुमेन, हाउ अ मुस्लिम वुमेन will feel feeling of oneness if there is instant triple तलाक. हालांकि वो कोर्ट ने अवॉइड कर दिया, तो सर फीलिंग ऑफ वननेस तो आएगी नहीं, आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं इसके लिए. देन अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. ऐसा नहीं है इस भाईचारे के चक्कर में डिग्निटी आप किसी की कॉम्प्रोमाइज कर दें. आप ये नहीं कह सकते हैं कि 84 में जो हुआ था भूल जाओ, अब भाईचारा बनाइए. सर फर्स्ट ब्रिंग द कल्प्रिट टू द जस्टिस एंड देन टॉक अबाउट फ्रेटर्निटी. देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. यूनिटी एकता लोगों के बीच में होती है, वो बना के रखेंगे. और इंटीग्रिटी यहां पर ज्योग्राफिकल सेंस में यूज किया गया है. इंटीग्रिटी मींस ये देश इंटीग्रेट, ये देश डिसइंटीग्रेट नहीं होगा. इंटीग्रिटी मतलब यहां से टूट के कोई हिस्सा बाहर नहीं जाएगा. कोई कितना कह ले कश्मीर मांगे आजादी, खालिस्तान मांगे आजादी, राजपुताना मांगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. यहां से टूट के अलग होने का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं है. हम कश्मीर में इतनी आर्मी इतना असला भर देंगे, कश्मीर रहे ना रहे हमसे अलग नहीं होगा. पुरानी फिल्मों में दिलजले आशिक नहीं होते थे कि जब तुम मेरी ना हुई ना होड़ में किसी और का भी नहीं देता. यहां से टूट के आप अलग नहीं हो सकते. क्लियर? Then it comes to in our Constituent Assembly, 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So what is the enactment date? 26 November 1949. Clear? दो डेट याद कर लीजिए. एक तो 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है. प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया उसके ऊपर, मेंबरान ने साइन कर दिया उसके ऊपर. लेकिन हमने इसको कमेंस कब किया है? 26 जनवरी 1950. कानून बन के तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू किया है 26 जनवरी 1950 को. सो दिस इज कमेंसमेंट. तो अगर आपसे अडॉप्ट एंड इनैक्ट पूछें तो आप कहेंगे 26 नवंबर.
अगर आपसे पूछें कमेंसमेंट तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? अडॉप्ट होता है हिस्सा बना लेना, अपना एक पार्ट बना लेना, उसके बाद राइट्स एंड लाइबिलिटी एक्रू कर जाते हैं। बच्चा अडॉप्ट किया किसी ने तो उस फैमिली के राइट्स और लाइबिलिटी दोनों एक्रू करेंगे बच्चे के ऊपर। तो अडॉप्ट से इशारा है अपना एक हिस्सा बना लेना। हम भारत के लोग इस संविधान को अपना एक हिस्सा बना रहे हैं। हिंदी का शब्द है अंगीकृत कर लेना। क्लियर? देन इनैक्ट, दिस इज अ लीगल वर्ड। Whenever you make anything with the force of legality, जब भी लीगल फोर्स के साथ कोई चीज आती है तो वो कहलाता है इनैक्टमेंट। एक्ट, लॉ, इनैक्टमेंट, मेकिंग ऑफ लॉ। सो दिस पर्टिकुलर इनैक्ट वर्ड गिव्स लीगैलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, कि भाई हम लीगल फोर्स के साथ बना रहे हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी हुई नहीं थी, बट इसके साथ लीगैलिटी अटैच है। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, लाइक देयर इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसमें स्टेटस सबको हम बराबर रखेंगे। स्पेशल लॉज नहीं है हमारे यहां। कत्ल चाहे अंबानी करे चाहे राजू रिक्शे वाला करे, सेम इज द भारतीय न्याय संहिता, सेम आर द कोर्ट्स। उनके लिए कोई अलग से कोर्ट्स तो नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या कोशिश करते हैं, सबके स्टेटस को बराबर रखा जाए। अब इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स है फिर हमारे। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स से आप रिलेट कर लीजिएगा, रिजर्वेशन पॉलिसीज के ऊपर बेस्ड है। इक्वल स्टेटस देना है तो आपको पिछड़ों को हेल्पिंग हैंड देना पड़ेगा, अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट। क्लियर? एनी डाउट? इट कैन बी सोशल स्टेटस, इट कैन बी इकोनॉमिक, इट कैन बी पॉलिटिकल। क्लियर? चलिए, सारी राम कहानी हो गई है। इस पे ज्यादा टाइम मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की असेंस समझ में आ सके। क्वेश्चन किस तरह के फॉर्म होते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन अगर अच्छे आपने प्रैक्टिस कर लिए, फिर 11वां क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसके ऊपर। पहली चीज याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, दे वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ओरिजिनल प्रेम्बल में ये वर्ड नहीं थे। एक इसकी अमेंडमेंट बार बार पूछ लेते हैं, एक पूछ लेते हैं वर्ड कौन से अटैच किए गए, या फिर वैसे पूछ लेंगे कि 1976 से पहले प्रेम्बल में क्या क्या वर्ड थे। इस तरह का कुछ मिक्स ऑफ टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला अमेंडमेंट याद करेंगे, और कौन कौन से वर्ड हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी रहती है। अगेन थोड़ा फिर मेंस की तरफ चले जाएंगे। लाइक 2024 दिसंबर में ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, डॉक्टर बलराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें इन वर्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, किसको ड्रॉप कर दिया जाए, वट एवर द आर्ग्यूमेंट्स आर, कि इमरजेंसी में यूज किए थे एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है, तो हटा देने चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये वर्ड यही रहेंगे। क्लियर यहां तक? देन अनदर थिंग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आंसर इन वर्बैटिम यस, लेकिन दो केस याद कर लीजिए। पहला लिख लीजिएगा, रे बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दैट प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, था ही नहीं। लेकिन 1973 में इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन एंड सेड दैट प्रेम्बल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन क्वेश्चन कम्स अपॉन द अमेंडेबिलिटी। कैन प्रेम्बल बी अमेंडेड? हो सकती है अमेंड? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब जो बात आप बेसिक स्ट्रक्चर की कह रहे हैं आगे हम क्लासेस में करेंगे, तो जिनको नहीं पता है क्लास हो जाने दीजिए। और जो आपने कहा है वो सभी चीज के ऊपर लागू होती है, क्योंकि एनीथिंग दैट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर विल नॉट बी अलाउड, तो प्रेम्बल पे भी लागू होगी।
और अमेंडेबिलिटी है, यस सर है, आप अमेंड कर सकते हैं, की तो है, क्लियर, ओके। देन इट कम्स टू अनदर क्वेश्चन, इट्स लाइक जगलिंग द कीवर्ड्स। ये भी एक अरीना इनके सवाल पूछने का। तो क्या करेंगे, इट्स लाइक के जैसे हमने पढ़ा है ट्रिपल SDR, या आपने पढ़ा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन वर्ड्स को आगे पीछे कर देंगे और फिर पूछ लेंगे सेट इन ऑर्डर, या पूछ लेंगे मिडल में से। पंजाब ने पूछा था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के इनमें से बीच में कौन सा आता है, तो इनके ऑर्डर के ऊपर सवाल पूछा जाता है क्या। तो इनके कीवर्ड्स का ऑर्डर प्लीज याद कर लेंगे। व्हाट आई मीन बाय ट्रिपल SDR, ऑर्डर लगाना इन वन वॉइस प्लीज। सबसे पहले सॉवरन, खुद मुख्तारी चाहिए, देन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप कुछ भी ऐसा कि यार सेक्युलरिज्म तो हमारा मेन पिलर है, कुछ भी ऐसा करके याद कर लीजिएगा। सेम गोज विद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। क्लियर है यहां तक? देन नॉन जस्टिसेबल। अब 3-4 लाइन मैंने MCQ में डाल दिया वो सारी स्टेटमेंट्स, तो आप उससे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लाइक नॉन जस्टिसेबल, व्हेन आई से नॉन जस्टिसेबल, कोई भी चीज नॉन जस्टिसेबल तब होती है जब उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस करके आप कोर्ट में जस्टिस सीख नहीं कर सकते हैं। नॉन जस्टिसेबल, मैं कहना यह चाहता हूं अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो जब वो केस फाइल करेगा उस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल को बेस बनाएगा, तब केस फाइल करेगा। जी 14 वायलेट हो गया जी, 19 वायलेट हो गया जी। प्रेम्बल को बेस बना के केस नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज क्या याद रखेंगे, नॉन जस्टिसेबल। क्लियर? फिर एक फैक्ट आप याद रखेंगे नेचर से जुड़ा हुआ। प्रेम्बल बाय नेचर इज अ न्यूट्रल डॉक्यूमेंट, इट नीदर गिव्स एनी पावर टू द स्टेट एंड नॉट टेक्स अवे एनी पावर फ्रॉम द स्टेट। ये तो क्या है, ये तो बस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो एक्सप्रेस की गई हैं। तो प्रेम्बल से स्टेट को, पार्लियामेंट को कोई ना पावर मिल रही है ना उनके ऊपर रोक लग रही है। क्लियर है? याद रह जाएंगी सारी चीजें, हाँ कि ना? एनी डाउट, एनी डाउट? ओके, एनी डाउट फ्रॉम एंटायर सेशन, प्लीज आस्क। ऑल डन, ऑल डन, टाइम ठीक है, चलिए कल रिवाइज कर लेंगे। प्रेम्बल के ऊपर जो क्वेश्चंस जिस फॉर्मेट में हमने अभी डिस्कस किए हैं प्लीज उस फॉर्मेट में कीजिए। बाकी MCQ से प्रैक्टिस कीजिए। एज आई रिपीटेड, प्रेम्बल से 8 से 10 क्वेश्चन, टॉपिक इज ओवर, और ज्यादा नहीं होगा। मेंस में अच्छा यूज है। टू कंक्लूड, कोशिश करें प्रेम्बल आपको याद हो जाए इन लॉन्ग रन। मुझ जैसे कम अकल को हो सकती है, आपको तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आप इसका यूज आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा कर सकते, एसेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहां पर क्वालिटी इनहेंस हो जाती है जहां आप प्रेम्बल कोट करते हैं। क्या? दैट विल बी ऑल, थैंक यू।